नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ विधायिका। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, विधायिका जो होती है ना, वो ऑर्गन ऑफ बॉडी का ही एक पार्ट होता है। जनरली विधायिका का क्या काम है? विधि बनाना, मतलब कानून बनाना। तो जिस तरह से हमने कार्यपालिका को पढ़ा था कि कार्यपालिका दो पार्ट में होती है, एक राज्य की कार्यपालिका होती है और एक संघ की कार्यपालिका होती है। तो हम लोगों ने वहां पे अच्छे से पढ़ा था। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है विधायिका। विधायिका को भी इसी तरीके से दो पार्ट में पढ़ेंगे, संघ की विधायिका और राज्य की विधायिका। देखो, संघ की विधायिका में जनरली संसद आता है। संसद, जो हमारा संसद है वो, जिसमें से राष्ट्रपति महोदय जी आते हैं, राज्यसभा जिसको उच्च सदन कहा जाता है, और लोकसभा जिसको निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है, तो ये संसद का ही पार्ट है। और अगर राज्य विधानमंडल की बात करेंगे तो राज्य विधानमंडल में राज्यपाल महोदय जी आते हैं, विधानसभा आता है और विधान परिषद आता है। विधान परिषद को जनरली उच्च सदन कहा जाता है, जहां पे द्विसदनीय व्यवस्था हो, और विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है, क्योंकि ये जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने हुए होते हैं। और इसी तरीका से राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन। ये सब बेसिक चीज तो आप ऑलरेडी जान चुके हो। तो आज हम लोग विधायिका को पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा ऑर्गन ऑफ बॉडी का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं संघ की विधायिका। देखो, सबसे पहली है संसदीय शासन व्यवस्था में, व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था को अपनाया गया है। द्विसदनीय व्यवस्था मतलब समझ रहे हो, दो सदन, जिसमें एक राज्यसभा जिसको उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा जिसको निम्न सदन कहा जाता है। ये संसदीय शासन व्यवस्था मैंने आपको बताया था कि हमारे, आप देखोगे ना तो संविधान में पार्लियामेंट्री सिस्टम एक होती है और एक प्रेसिडेंशियली सिस्टम होती है। तो जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे देश ने उसको अपनाया है। प्रेसिडेंशियली सिस्टम कहाँ है? यूएसए में। ठीक है, तो ये क्या है, संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा जिसको उच्च सदन कहा जाता है और एक लोकसभा जिसको निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है, और यह एक अस्थायी सदन है। अस्थायी मतलब टेम्पोररी है, मतलब जब तक बहुमत है तब तक रहेगा, नहीं है तो नहीं रहेगा। ये कभी भी भंग हो सकती है। वही राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है, अर्थात इसका विघटन नहीं होता, ये परमानेंट है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मतलब लोकसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भी भंग हो सकती है, और राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं होता। ये सब आप पहले से भी जानते होंगे। देखो, मेरा पर्पस पढ़ाना नहीं है, मेरा पर्पस रिवीजन करा देना है, माइंड को एक बार रिकॉल करा देना है। देखो, हम लोगों ने तो बहुत बार पढ़ा होगा, आप भी पढ़े होगे, मैं भी पढ़ा हूँ, सब कुछ पढ़ा है। लेकिन दरोगा के लिए जानते हो ना, एक बार रिवीजन करना बहुत जरूरी है, ताकि आपके माइंड में एक संतुष्टि मिल सके कि हाँ, मैंने पूरे सिलेबस को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लिया, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बना रहे। आप सोचोगे कि क्या मैं ये सब पढ़ूंगा, मैं डायरेक्ट एमसीक्यू कर लेता हूँ। देखो, एमसीक्यू तो लास्ट में करेंगे ही, लास्ट में जब 20 दिन या 25 दिन बचेगा तो ढेरों हजारों क्वेश्चन एमसीक्यू करेंगे। लेकिन अगर आप डिटेल पढ़ लेते हो तो पता है एमसीक्यू करने का मजा ही कुछ और है। समझ रहे हो ना, मेरी बात को आप पहले समझो। तो इसी तरीका से मैं बोल रहा हूँ, भारतीय संविधान के जो भाग 5 है उसके अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद के गठन के बारे में, संरचना के बारे में, संसद के सदनों की अवधि के बारे में, संसद के अधिकारी के बारे में, और संसद के सदस्यों की शक्ति, विशेष अधिकार और मुक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। कहाँ से? ये भाग 5 में, भाग 5 में ही है, 79 से 122 तक। देखो, कार्यपालिका जब हम लोगों ने पढ़ा था संसद का, तो उसमें से 52 से 78 तक जो था ना, 78 तक जो था वो कार्यपालिका था। आपने ध्यान दिया होगा, कार्यपालिका था। तो 79 से ही तो शुरू होगा, 79 से 122 तक जो हमारा है वो विधायिका में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, तो समझ में आ गया। आगे चलते हैं। देखो, संसद का गठन और संरचना क्या होती है, एक एक
एक एक चीज को पढ़ेंगे। देखो हम लोगों ने बेसिक चीज को अभी तक समझ लिया है, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन आपको एटलीस्ट नहीं होना चाहिए मेरे अनुसार। समझ रहे हो आप? देखो पहले हम लोग डिटेल पढ़ लेंगे ताकि हम लोग को कंफ्यूजन जो भी है ना माइंड में आपका कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो ना आप? तो हम लोग डिटेल, ऑलरेडी मैंने डिटेल आपको पढ़ाया भी है वहाँ पे कार्यपालिका में पूरा। समझ रहे हो आप? ठीक है, तो देखो आगे चलते हैं। तो अब है ना ये संघ की विधायिका हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसका है संसद का गठन और संरचना, कॉन्स्टिट्यूशनल कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो सबसे पहले इसका गठन और संरचना क्या है सबसे पहले समझते हैं। देखो आप जानते हो ना कि संसद में राष्ट्रपति महोदय जी आते हैं, राज्यसभा आता है और लोकसभा आता है। ये सम्मिलित रूप से संसद कहा जाता है। इसी को हम लोग मिलाते हैं जब राष्ट्रपति को और राज्यसभा को और लोकसभा को एक साथ मिला देते हैं तो हम उसको नाम दे देते हैं संसद। अर्थात राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग है और ये अनुच्छेद 79 में है। अनुच्छेद 79 में है। समझ रहे हो? अनुच्छेद 79 में है। अनुच्छेद 79 में है। तो आपसे पूछा जाएगा कि 79 क्या है, तो 79 जो है ना वो संसद के संरचना, गठन और संरचना का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 79। ठीक है। लोकसभा संपूर्ण भारत के लोगों के प्रतिनिधित्व करती है और राज्यसभा जो होती है केंद्र और राज्यों के केंद्र शासित राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। देखो ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया था। जो लोकसभा होती है ना वो संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। आप कहोगे क्यों? क्योंकि लोकसभा से ही प्राइम मिनिस्टर तो बनते हैं, तो वहाँ जनता के द्वारा डायरेक्ट प्रतिनिधि को चुना जाता है, हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जो राज्यसभा से जो भी सदस्य चुने जाते हैं उसमें हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इसीलिए राज्यसभा को केंद्र और राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश के राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है और लोकसभा जो होती है वो लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन ध्यान रखना है। अब है संसद। संसद के उच्च सदन अर्थात राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व नहीं है। हाँ, जो जैसे देखोगे ना राज्यसभा में आप देखोगे ना तो हर राज्य का अलग अलग सीट है। क्यों सीट है? क्योंकि राज्यों का जो प्रतिनिधि है ना वो जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया गया है। जिसका जितना ज्यादा जनसंख्या होगा उसका उतना ज्यादा सीट होगा। जैसे यूपी में आप देखोगे ना तो राज्यसभा का शायद 100 सीट है, 100 सीट राज्यसभा का। आप कहोगे क्यों ज्यादा है? क्योंकि यूपी का जनसंख्या सबसे ज्यादा है। अब गोवा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। नहीं, सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, तो वहाँ उसके अनुसार सीट होगा। तो जनसंख्या के अनुपात से राज्यसभा के सीटों का बंटवारा किया गया है। यहाँ तक हम लोगों ने क्या समझा कि अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संसद का संरचना कैसा होगा, संसद का गठन या संरचना कैसा होगा। संसद में राष्ट्रपति महोदय जी आएंगे, राज्यसभा आएगा और लोकसभा आएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 79 के तहत कहा गया लोकसभा भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है और राज्यसभा जो होती है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है, मीन्स राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ तक हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब आगे चलते हैं। देखो आगे है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। हमारे जो राष्ट्रपति महोदय जी होते हैं ना तो लोकसभा का सदस्य होता है ना राज्यसभा का सदस्य होता है और वह संसद में बैठता है, परंतु राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों सदनों द्वारा जो पारित विधेयक होता है वो तब तक कानून नहीं बनता जब तक कि राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति प्रदान न कर दे। सहमति प्रदान करने का मतलब समझ रहे हो? उस पर साइन न कर दे। देखो राष्ट्रपति के पास भी बहुत सारे विकल्प होती है, उसमें वीटो पावर भी लगा सकता है, लेकिन फाइनली क्या करता है ना जो कानून सब जगह वीटो पावर नहीं लगा सकता है। संविधान संशोधन में राष्ट्रपति जी को वीटो पावर लगाने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि 24वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें उनको बोल दिया गया है कि आपको साइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, अब आते हैं देखो लोकसभा का संरचना हो गया। अब है राज्यसभा के संरचना। राज्यसभा की संरचना जो है वो अनुच्छेद 80 में बोला गया है। भारतीय संविधान के
जो अनुच्छेद 80 है उसकी संरचना का प्रावधान किया गया। किसका? राज्यसभा का। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। मैक्सिमम सीट 250 हो सकती है, परंतु अभी वर्तमान में मात्र 245 सीट है। राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के संबंध में विशेष जो ज्ञान रखने वाले होते हैं उसमें से 12 सदस्यों को मनमोनित करता है। तो आप देख लो, शेष जो बचते हैं ना वो 238 हो सकते हैं, परंतु वर्तमान में 233 निर्वाचित होते हैं। तो राज्यसभा का अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? 285 हो सकता है। ठीक है। प्रत्येक राज्य में कितने सदस्य होंगे इसका निर्धारण राज्य विशेष जनसंख्या के आधार पर होता है। ठीक है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सीटों की संख्या सर्वाधिक कितना है? 31 है। 31 है राज्यसभा के सीटों की संख्या। फिर है महाराष्ट्र, हमने 100 बोला था ना, शायद 100 कुछ और का बोला था, क्या पता नहीं, 100 नहीं था, 31 सीट है, सॉरी 31 सीट है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 सीट है। और महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र उसमें कितना है? 19 सीट है। तमिलनाडु में 18 है, पश्चिम बंगाल में 16 है और बिहार में भी 16 है। तो देख रहे हो ना, जनसंख्या जैसे जैसे ज्यादा है उसी के अनुसार उसका सीट भी ज्यादा है। जैसे सबसे ज्यादा जनसंख्या आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश में है, तो उसकी सीट कितनी है? 31 सीट है। फिर महाराष्ट्र में 19 सीट है, फिर तमिलनाडु में 18 है, पश्चिम बंगाल में 16 है और बिहार में 16 है। तो ये भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन उसी तरीका से होता है जिस तरह से राष्ट्रपति और राज्यपाल का होता है। इसमें अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली का एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है, जिसका वर्णन लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के विस्तार से किया गया है। ठीक है, समझ रहे हो आप। अब आती है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के तहत राज्य विधानमंडल विधानसभा को निर्वाचित सदस्यों द्वारा मनमोनित नहीं, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, मतलब भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 84 है इसके अनुसार जो राज्य विधानमंडल के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ना, सदस्य मनमोनी के इसमें भाग नहीं कर रहा, तो राज्यसभा के सदस्यों को निर्वाचित करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं? जो विधानसभा के लोग होते हैं ना, विधानसभा के लोग जो निर्वाचित होते हैं, जो चुने हुए लोग होते हैं, वही किसको चुनते हैं? राज्यसभा सदस्य को चुनते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? 79 क्या है? संसद है, संसद की संरचना। 80 क्या है? 80 क्या है? 80 क्या है? 80 है राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया गया। ठीक है, अब आती है देखो यहाँ पे क्या है ना, अब आती है राज्यसभा के सदस्य हेतु आर्हता, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ये अनुच्छेद 84 में बोला गया है। मतलब ना, राज्यसभा की सदस्यता आपको लेना है तो क्या कंडीशन मीन्स क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपका। तो पहला है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 30 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, मंत्री पद को छोड़कर, विकृति मस्तिष्क ना हो, मतलब पागल हो ना हो या मेंटली डिस्टर्ब ना हुआ हो, यदि संसद विधि द्वारा कुछ आर्हता निर्धारित करके, वह जरूरी नहीं कि उसका उम्मीदवार निर्धारण करे। तो इस तरह का कंडीशन होना चाहिए। तो आपसे पूछा जाएगा कि राज्यसभा के जो सदस्यों की आर्हता है मीन्स क्वालिफिकेशन, वो कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 84। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अनुच्छेद 84 के तहत। अब है अनुच्छेद के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है। देखो, सबसे पहले ना कि ये एक अस्थायी सदन है, मीन्स राज्यसभा कभी भी विघटन नहीं हो सकता। अनुच्छेद 83 के 1 क्लोज में बोला गया है। राज्यसभा के सदस्यों का जो निश्चित काल होता है, ये सदन का प्रत्येक 6 वर्ष के लिए चुना जाता है, 6 साल के लिए चुना जाता है। और प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य जो होते हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, मतलब उनका 6 साल का कार्यकाल पूरा हो जाता है। कंडीशन 2 है, या तो उतने ही नए सदस्य का निर्वाचित हो जाता है, ये अनुच्छेद 83 के 1 में बोला गया है। ठीक है, तो ये एक तरह का अस्थायी सदन है और 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद क्या होती है? 1/3 सेवानिवृत्त हो जाते हैं, मतलब उनका कार्यकाल
पूरा हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखो, राज्यसभा में दो पदाधिकारी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। एक होती है सभापति जिसको चेयरमैन कहा जाता है, और एक होती है ड्यूटी चेयरमैन जिसको उपसभापति कहा जाता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पतेपन सभापति होता है। ये अनुच्छेद कितना है, 64 के अनुसार कहा गया है। अनुच्छेद 64 में ही बोला गया है, क्योंकि आपको पता है कि अनुच्छेद 63 में क्या है, एक उपराष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेपन सभापति होगा, तो अनुच्छेद 64 में है। अनुच्छेद 89 गौरव है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। हाँ देखो, 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेवन सभापति होता है, लेकिन अनुच्छेद 89 के तहत जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों द्वारा उसी सदन में किसी भी व्यक्ति को उपसभापति हेतु निर्वाचन किया जाता है। जो भी अगर ड्यूटी चेयरमैन चुनना हो तो उसी में से किसी को चुन लिया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि राज्यसभा का सभापति और उपसभापति की जो वेतन होती है वो भारत के संचित निधि से दिया जाता है, संचित निधि से। समझ रहे हो आप? राज्यसभा के सभापति को उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना राज्यसभा के प्रस्ताव पे दिया जाता है। जैसे आप जानते हो ना कि जो उपराष्ट्रपति है उसका कार्यकाल कितना है, उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो अनुच्छेद 67 में दिया गया है, अनुच्छेद 67(1) में, और अनुच्छेद 67(2) में उसका क्या है, त्याग पद। अगर उपराष्ट्रपति त्याग पद देना चाहे तो वो राष्ट्रपति को दे सकता है। मतलब 67(a) में और 67(b) में त्याग पद, और 67(c) में उसको हटाने की प्रक्रिया है, उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, यदि उपराष्ट्रपति चाहे तो राष्ट्रपति को अपना त्याग पद मुक्त कर सकता है। पता कौन सा अनुच्छेद में, अनुच्छेद 67 के बी में। तो ये ध्यान रखना है क्योंकि ये चर्चा में था। हाल ही फिलहाल हमारे जगदीप धनखड़ जी जो थे वो रिटायर हो चुके हैं, मतलब रिटायर नहीं, इस्तीफा दे चुके हैं अपने पद से। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा में पूछ देगा। अब देखो, उपसभापति के आधार पर पदभुत कैसे किया जाता है। राज्यसभा की सदस्यों की अवधि समाप्ति पर, सभापति अपना त्याग पत्र देने पर, या राज्यसभा के समस्त बहुमत से संकल्प पारित करके। ऐसा करने के लिए उनको 14 दिन पूर्व आवश्यक करना होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब है इन दो पदाधिकारियों के अलावा एक और पदाधिकारी होता है जिसको राज्यसभा महासचिव कहा जाता है। राज्यसभा महा, एक तो राज्यसभा पति होता है, एक उपसभापति होता है, और एक राज्यसभा महासचिव होता है। महासचिव की नियुक्ति राज्यसभा के सभापति द्वारा ही किया जाता है, और सभापति का सदन सदस्यों के संसदीय कृत्यों और क्रियान्वयन के मामलों में सलाहकार होता है। ये लोकसभा के महासचिव के भांति ही कार्यपालिका का अस्थायी और निष्पक्ष पदाधिकारी होता है। मतलब समझ रहे हो ना, कोई IAS अधिकारी हो सकता है, या कोई जैसे SSC CGL नहीं, इसके तहत नहीं, जो IAS अधिकारी होते हैं ना, जो काफी सीनियर हो जाते हैं, उनको चुना जाता है। तो ये परमानेंट मेंबर होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई वोटिंग से चुन के आया हो, नहीं, तो उसको बोला जाता है राज्यसभा का महासचिव। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब देखो, राज्यसभा का बहुत सारे शक्ति और कार्य है। क्या क्या शक्ति है जो हमें पढ़ना है अच्छे से। देखो, थोड़ा सा इसको मैं जूम करता हूँ, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा करोगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखो, है अगला है राज्यसभा की शक्तियों का कार्य। देखो, पहला है विधायी शक्ति। इसका क्या है, गैर वित्तीय विधेयक के संदर्भ में लोकसभा की भांति राज्यसभा के भी उतना ही शक्ति प्राप्त है। ऐसे विधेयक जो दोनों सदनों की सहमति के बाद ही कानून बनते हैं। हाँ, जैसे कोई भी देश में कानून बनाना हो तो आप लोकसभा में तो पास करा लोगे, लेकिन राज्यसभा में अगर वो पास नहीं हुआ तो कानून नहीं बन पाएगा। तो कानून बनाने के लिए जितना जरूरी राज्यसभा का है, लोकसभा का है, उतना ही जरूरी राज्यसभा का है, क्योंकि दोनों के सहमति से ही कानून बना सकते हैं। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा लोकसभा के तुलना में अपनी समिति शक्ति देता है।
इस संदर्भ में राज्यसभा को 14 दिन के भीतर विचार करके अपनी राय लोकसभा को भेजनी होती है। संविधान के संशोधन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा की शक्तियां के बराबर है। देखो, सिर्फ धन विधेयक के मामले में राज्यसभा पीछे रह जाता है, मतलब कमजोर है। धन विधेयक को अगर राज्यसभा में लाया जाता है ना, तो लोग राज्यसभा क्या करती है, उसको बोलती है या तो आप इसको संशोधन कर दो या इसको पुनः विचार के लिए भेज सकती है, और इसका 14 दिन तक ये ऐसा कर सकती है। अगर वो कुछ नहीं किया तो ऐसा माना जाता है कि वो बिल पारित हो गया। समझ रहे हो ना? तो 14 दिन से ज्यादा नहीं रख सकता है धन विधेयक को राज्यसभा। और अगर संशोधन की बात आई तो जितना जितना शक्ति ये लोकसभा का है, उतना ही शक्ति राज्यसभा का भी है। यहाँ तक हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। आगे चलते हैं। देखो, देश के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए राज्यसभा के पास दो विशिष्ट अधिकार होते हैं जो लोकसभा के पास नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, देश के संगठनात्मक ढांचे को बनाए रखने के लिए राज्यसभा के पास दो विशिष्ट अधिकार हैं जो लोकसभा के पास नहीं है। जैसे अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा में उपस्थित मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों को बहुमत से राष्ट्र सूची पर शामिल किसी भी विषय पर राष्ट्रीय महत्व को घोषित कर सकता है। मतलब ना, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर राज्यसभा को लगता है कि हम क्योंकि आपको पता है ना कि एक होती है संघ सूची, एक होती है समवर्ती सूची और एक होती है राज्य सूची। तो राज्य सूची पे सिर्फ राज्य ही कानून बना सकता है, लेकिन क्या है ना, उसको लग रहा है कि ये राज्य सूची का महत्व बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो वहां पे जो भी उपस्थित लोग होंगे राज्यसभा के, वो 2/3 बहुमत से पारित करके राष्ट्रीय महत्व को घोषित कर सकते हैं। और अनुच्छेद होगा 249। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में। दूसरा है अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 बहुमत के समर्थन से कोई नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित कर सकता है। समझ रहे हो आप? इसकी मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मतलब ना कि 312 अनुच्छेद 312 के तहत कोई भी अखिल भारतीय सेवा स्थापित कर सकता है। समझ रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। समझ रहे हो भाई लोग? देखो, तो ये जानते हो, पावर लोकसभा के पास नहीं है, सिर्फ राज्यसभा के पास दिया गया। तो अनुच्छेद 249 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 249 में कहा गया है कि राज्यसभा उपस्थित